आज़ादी के कितने दिनों बाद और किनके प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था? भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को कब, किसने और किनके सहयोग से तैयार किया गया था? पहली बार भारतीय संविधान को कब पढ़ा गया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज का क्लास संविधान सभा का गठन एवं संविधान के निर्माण से रिलेटेड ही है। पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक पार्ट और आएगा और यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज भी यह टॉपिक समाप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि इस टॉपिक में इतने पॉइंट हैं कि इसके लिए एक पार्ट और लाना पड़ेगा। और आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितने पॉइंट इस टॉपिक से बताए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड कल एक लास्ट पार्ट आएगा और उस पार्ट में यह टॉपिक 100% समाप्त हो जाएगा। वैसे अगर बात करें तो YouTube पर संविधान सभा से रिलेटेड 14 मिनट के वीडियो भी पड़े हुए हैं, लेकिन उन 14 मिनट के वीडियो से आपके एग्ज़ाम के प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। अगर हम बीपीएससी की ही बात करें तो पिछले 3-4 सालों से बीपीएससी में पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह एडवांस लेवल के पूछे जा रहे हैं और वह प्रश्न उन 14 मिनट के वीडियो से बनने वाले नहीं हैं। इसलिए पेशेंस रखिए और कल आपका यह टॉपिक हर हाल में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित कार्यों को करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया था और उन विभिन्न समितियों में 8 बड़ी समितियां जबकि 14 छोटी समितियां थीं। और उन्हीं समितियों में से आज हम जिस समिति की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति का नाम क्या था तो वह होगा प्रारूप समिति। अब बात करें कि प्रारूप समिति को अन्य किन किन नामों से जाना जाता था, तो प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या फिर पांडुलिपि लेखन समिति भी कहा जाता है और प्रारूप समिति को ही इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति के 3 अन्य नाम भी हैं। फिर बात करते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को, मतलब आज़ादी के 14 दिनों के बाद 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जब इस समिति का गठन किया गया तब संविधान सभा के द्वारा इस प्रारूप समिति को किन कार्यों को करने की जिम्मेदारी दी गई, तो आइए इनके कार्य को देखते हैं। इन्हें कौन सा कार्य सौंपा गया था इस समिति को, तो इस समिति को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, या हम कह सकते हैं कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। यह प्रारूप वर्ड अभी हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो यह संविधान का प्रारूप तैयार करने का मतलब क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रारूप का मतलब क्या होता है। प्रारूप में प्रा का मतलब होता है प्रारंभिक और रूप का मतलब रूप होता है, यानी प्रारंभिक रूप या प्रारंभिक दस्तावेज, या फिर हम कहें कि मूल पाठ। तो प्रारूप का मतलब तो समझ गए कि प्रारंभिक रूप को प्रारूप कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि संविधान का प्रारूप का मतलब क्या हुआ। कि संविधान का प्रारूप कहने का मतलब हुआ कि संविधान का प्रारंभिक रूप तैयार करना, संविधान का प्रारंभिक दस्तावेज तैयार करना, संविधान का मूल पाठ तैयार करना। क्योंकि संविधान के जिस प्रारंभिक रूप को तैयार किया जाता प्रारूप समिति के द्वारा, तो संविधान के उसी प्रारूप को, उसी प्रारंभिक रूप को आधार मानकर, बेस मानकर भारतीय संविधान को मूर्त रूप दिया जाता, यानी कंप्लीट रूप दिया जाता। सरल शब्दों में कहें तो संविधान के इसी प्रारूप को आधार मानकर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता। इसका मतलब यही हुआ। तो प्रारूप समिति को संविधान सभा ने किसकी जिम्मेदारी सौंपी थी? तो भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, या फिर हम कहें कि संविधान को, भारतीय संविधान को लिखने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। यह तो था कार्य। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। लेकिन अध्यक्ष को अगर हम छोड़कर बात करें तो अध्यक्ष को छोड़कर 6 अन्य सदस्य थे। लेकिन कुल सदस्य जब पूछे तो वह होगा 7, यानी अध्यक्ष को मिलाकर। तो आइए उनके नाम को देखते हैं। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान, कानून के जानकार एवं समाज के हर मर्म और हर पहलू को समझने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने थे, पहले कानून मंत्री बने थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अब बात करें कि अध्यक्ष के अलावा इस समिति के अन्य 6 सदस्य कौन कौन थे। तो चलिए बात करते हैं अन्य 6 सदस्य के नामों के बारे में। तो एक हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को शॉर्ट में AK अय्यर भी लिख दिया जाता है। फिर बात करते हैं डॉक्टर KM मुंशी। तो इस प्रारूप समिति के जो सभी 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों में से डॉक्टर KM मुंशी प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, यानी कांग्रेस के सदस्य थे ये। कौन? डॉक्टर KM मुंशी, जो प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह डॉक्टर KM मुंशी थे। अब बात करते हैं अगले नाम के बारे में। तो वह था सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, या कहीं कहीं सादुल्लाह भी लिख दिया जाता है। फिर अगले नाम के बारे में बात करें तो
अगला जो नाम है वह है बीएल मित्र। लेकिन बीएल मित्र चूंकि इनके स्वास्थ्य कारणों से, यानी बीएल मित्र ने कुछ समय के बाद स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और इनके इस्तीफा के बाद जो है एन माधव राव को संविधान सभा प्रारूप समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था। फिर बात करते हैं अगले सदस्य के बारे में, यानी 7वां सदस्य कौन थे, तो वह थे डीपी खेतान। लेकिन क्या हुआ कि 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद जो है वीटी कृष्णमाचारी को जो है इस प्रारूप समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो इस तरह से अब अगर हम बात करें कि इस प्रारूप समिति के जो कुल 7 सदस्य थे, तो इसमें दो तरह के सदस्य थे, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरा मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य यानी जो निर्वाचन के द्वारा, चुनाव के द्वारा चुने गए थे, और उनमें से अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्विरोध इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। तो हम बात कर रहे हैं कि इस प्रारूप समिति में 2 तरह के सदस्य थे, एक निर्वाचित और दूसरा मनोनीत। तो मनोनीत सदस्य की संख्या 2 थी और जो उनके अलावा जो बच गए 5 सदस्य वो सभी निर्वाचित सदस्य थे। तो आइए मनोनीत सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। मनोनीत सदस्य देखिए, लास्ट का जो 2 नाम है, लास्ट का 2 नाम कौन सा, जो ब्रैकेट में लिखा गया है, एक एन माधव राव और दूसरा वीटी कृष्णमाचारी। क्योंकि एन माधव राव बीएल मित्र के इस्तीफा देने के बाद इन्हें मनोनीत किया गया था, इन्हें निर्वाचित नहीं किया गया था बल्कि इन्हें मनोनीत किया गया था, यानी जिसे हम नामजद सदस्य भी कह सकते हैं, ठीक है, नामांकित किया गया था। और फिर दूसरे का नाम जो है, दूसरे मनोनीत सदस्य वो थे वीटी कृष्णमाचारी, जो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इस प्रारूप समिति के सदस्य बने थे, अर्थात इन्हें मनोनीत किया गया था। तो यह तो था प्रारूप समिति के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए जिस प्रारूप समिति का गठन किया था, लेकिन भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को प्रारूप समिति ने तैयार नहीं किया था। अब सवाल यह उठता है कि जब प्रारूप समिति ने संविधान के प्रथम प्रारूप को तैयार नहीं किया था तो फिर किसने किया? क्योंकि संविधान के प्रथम प्रारूप से मन में यह भ्रांतियां फैल जाती है कि अच्छा, संविधान का प्रथम प्रारूप, तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रारूप समिति ने ही तैयार किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि उस संविधान के, यानी भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को किसने तैयार किया। तो भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को तैयार किया था बीएन राव ने, जो संविधान सभा के संवैधानिक या सांविधानिक सलाहकार थे, अर्थात संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे वीएन राव। तो वीएन राव ने ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। कब किया था? तो अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। किनके सहयोग से तैयार किया था? तो संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोग से बीएन राव ने अक्टूबर 1947 में भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को तैयार किया था। तो यह जानने के बाद अब हम लोग यह जान लेते हैं कि जब बीएन राव के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो उस प्रारूप में कितने अनुच्छेद या फिर कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां शामिल थी। तो इस प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। यह तो था प्रथम प्रारूप के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग बीएन राव के बारे में जान लेते हैं।
बी.एन. राव, इनका जन्म 26 फरवरी 1887 को कर्नाटक के मंगलौर में हुआ था। आपको यह बात भी जानना जरूरी है कि जिस बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो जब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो फिर इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसने नियुक्त किया था? तो आइए उस पर बात करते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। तो तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने ही संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया था। बी.एन. राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो बेनेगल नरसिंह राव था। तो अब बात करते हैं कि बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ इन्होंने बर्मा के संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सभी बातों को आपको नोट करना है। फिर बात करें कि 1951 में बी.एन. राव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने थे। कब? तो 1951 में। और उसके बाद फिर 1952 से 1953 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ये न्यायाधीश भी बने थे। और उसके बाद इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1953 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई थी। तो इनका जन्म कर्नाटक के मंगलौर में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई थी। अब बात करें कि जिस व्यक्ति ने संविधान सभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को तैयार किया था, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने स्वतंत्र भारत को एक नई सौगात और एक नई पहचान दी। अब इसे दुर्भाग्य कहें या इंसान की भुला देने की फितरत कहें कि बी.एन. राव की पहचान आज के दौर में किताबों में सिमट कर रह गई है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि यह तो था बी.एन. राव के बारे में, क्योंकि उनके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी वजह से अब बात करते हैं कि बी.एन. राव ने संविधान के जिस प्रथम प्रारूप को तैयार किया था, तो सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने इस प्रथम प्रारूप को कैसे तैयार किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उन्होंने संविधान के प्रथम प्रारूप को कैसे तैयार किया था। तो आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट से रिलेटेड अभी जो भी बातें मैं बोलूँगा उसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने इस प्रारूप को तैयार किया था। 17 मार्च 1947 को संविधान सभा की एक समिति, जिसका नाम है परामर्श समिति,
परामर्श समिति के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, जिसे सलाहकार समिति भी कहा जाता है। तो इनके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी समिति की 5 उप समितियां भी थी। ठीक है, तो बात करते हैं कि 17 मार्च 1947 को संविधान सभा की परामर्श समिति ने संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्नों की कुछ सूचियां केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को भेजा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो प्रारूप समिति थी, तो इन्होंने यहाँ पर 2 कार्य किया था। इन 2 कार्य को पहले समझिए कि क्या था कि 17 मार्च 1947 को ये परामर्श समिति ने संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विचार जानने के लिए प्रश्नों की कुछ सूचियां केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को भेजा। किनका विचार जानने के लिए? तो उन लोगों का विचार जानने के लिए। किस संबंधित? तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित। और उसी विचार को जानने के लिए इस परामर्श समिति ने उस केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्नों की कुछ सूचियां भेजी कि आप लोग इस पर अपना विचार हमें उत्तर के रूप में दीजिए। ठीक है, एक कार्य तो यह किया गया। और दूसरी ओर परामर्श समिति ने क्या किया कि दूसरी ओर परामर्श समिति ने संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि यह क्या है। तो दूसरी ओर परामर्श समिति ने क्या किया कि संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों की पूर्व दृष्टांत की 3 प्रतियों को संविधान सभा के सदस्यों को सौंपा। प्रतियां कहने का मतलब कॉपी, यानी लिखे हुए चीज़ों का नकल जो होता है जिसे कॉपी कहते हैं, यानी कॉपी करना। तो उनकी 3 प्रतियां, यानी विभिन्न देशों के पूर्व दृष्टांत को 3 प्रतियों में संविधान सभा के सदस्यों को सौंपा। और उन 3 प्रतियों में लगभग 60 देशों के संविधान की मूल बातों को शामिल किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह संवैधानिक पूर्व दृष्टांत क्या होता है। संवैधानिक का मतलब हुआ कि संविधान संबंधी, और दृष्टांत का मतलब क्या हुआ? दृष्टांत का मतलब हुआ प्रमाण, अर्थात संविधान संबंधित जो पहले के प्रमाण हैं, तो उसी प्रमाण को परामर्श समिति ने 3 प्रतियों में संविधान सभा के सदस्यों को सौंपा। और उन 3 प्रतियों में कितने देशों के संविधान की मूल बातों को शामिल किया गया था? तो लगभग 60 देशों के संविधान की मूल बातों को शामिल किया गया था। तो फिर क्या था, जब दोनों ओर सौंप दिया गया तो इधर संविधान सभा के सदस्यों ने इन 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, अर्थात उसे ध्यानपूर्वक देखा, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। और फिर दूसरी ओर जो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को जो कुछ प्रश्न की सूचियां भेजी गई थी संविधान के प्रमुख विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके विचार को जानने के लिए, तो उन्होंने भी अपना उत्तर दिया। तो उसी उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोग से भारतीय संविधान के पहले प्रारूप को तैयार किया था। तो अब आपको BN राव के द्वारा यह जो पहला प्रारूप कैसे तैयार किया गया था, तो यह आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं, यहां देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि BN राव के द्वारा
तैयार किए गए प्रथम प्रारूप को या फिर संविधान के पहले प्रारूप पर विचार करने के लिए इस प्रथम प्रारूप को प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि BN राव ने संविधान के जिस प्रथम प्रारूप को तैयार किया था, तो उस प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए इस पहले प्रारूप को किसे सौंप दिया गया? तो प्रारूप समिति को सौंप दिया गया, जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अब चाहे आगे प्रारूप समिति बोले चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले, क्योंकि किसी भी समिति से रिलेटेड किन्हीं भी बातों को प्रस्तुत करना या पारित करना तो वह अध्यक्ष के नाम ही जाता है, अध्यक्ष के नाम से ही वह संबोधित होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब हम लोग यह बात समझ गए कि इनके द्वारा तैयार प्रथम प्रारूप पर विचार करने के लिए, किस लिए? तो विचार विमर्श करने के लिए इस प्रथम प्रारूप को प्रारूप समिति को सौंपा गया। तो आइए फिर क्या हुआ कि जब प्रारूप समिति को सौंपा गया तब प्रारूप समिति ने, यह डेट आपको याद रखना है, यहाँ पर जो भी डेट दिया गया वह सभी इंपॉर्टेंट है। तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार करने के बाद पहली बार संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्रारूप समिति को यह प्रथम प्रारूप सौंपा गया था, तब इस प्रारूप समिति ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को पहली बार इस संविधान के प्रथम प्रारूप को, या फिर हम कह सकते हैं कि पहली बार संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था या संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप समिति ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था, तो वह होगा 21 फरवरी 1948 को। और जब इस प्रारूप को पेश किया गया था इस समिति के द्वारा, तो उस समय इसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी, जबकि प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था ये BN राव के द्वारा, तो उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल की गई थी। लेकिन इस बार 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति ने जिस संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में पहली बार प्रस्तुत किया था, तो प्रारूप समिति को अपना प्रारूप या अपना मसौदा तैयार करने में लगभग 4.5 महीने का समय लगा था, अर्थात 6 महीने से भी कम का समय लगा था। लेकिन अगर एग्जैक्ट में बात करें तो लगभग 4.5 महीने का समय लगा था प्रारूप समिति को अपना प्रारूप तैयार करने में। और इस दौरान इन लोगों की कुल कितनी बैठकें हुई थी, यानी इन समिति की कितनी बैठकें हुई थी आयोजित, तो वह 143 बैठकें आयोजित हुई थी। अब बात करते हैं कि जब प्रारूप समिति ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में पहली बार संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया, तब संविधान सभा ने इस प्रारूप में संशोधन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि जब प्रस्तुत किया गया तब संविधान सभा ने इस प्रारूप में संशोधन के लिए बड़ी संख्या में आपत्तियां, आलोचनाएं एवं सलाह दी थी। किसे? प्रारूप समिति को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किस लिए? इस प्रारूप के संशोधन करने के लिए, यानी इस प्रारूप में संशोधन करने के लिए बड़ी संख्या में 3 चीजें दी गई थी। एक आपत्तियां, दूसरा आलोचनाएं भी की थी, तीसरा इस पर सलाह भी दिया था। ठीक है, और इन्हीं तीनों चीजों पर फिर से विचार विमर्श करने के लिए
प्रारूप समिति को 8 महीने का समय दिया था। किसने दिया था? तो वह संविधान सभा ने दिया था। तो जब फिर से इन्हें उन तीनों चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए 8 महीने का समय दिया, तो उसके बाद प्रारूप समिति ने या डॉक्टर अंबेडकर ने 26 अक्टूबर 1948 को संविधान के प्रारूप को दूसरी बार संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो पहली बार कब प्रस्तुत किया? तो वह 21 फरवरी 1948 को। लेकिन दूसरी बार क्योंकि संविधान सभा ने कहा था कि इस प्रारूप पर आप विचार विमर्श कीजिए फिर से, उसके लिए आपको 8 महीने का समय दिया जाता है, और उस पर जो है संविधान सभा ने आपत्तियां, आलोचनाएं और सलाह दी थी कि आप इन जो भी मैं यह 3 चीज आपको दे रहा हूं इस प्रारूप के संशोधन से रिलेटेड, उस पर आप फिर से विचार विमर्श करिए, और उसके लिए आपको हम समय देते हैं 8 महीने का। और उसी पर विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति ने दूसरी बार संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया था? तो 26 अक्टूबर 1948 को किया था। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि अब अगला जो पॉइंट है वह यह है कि संविधान का प्रभाव में आना, यानी संविधान जो है, यानी भारत का जो संविधान है वह प्रभाव में कैसे आया। तो आइए उस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जब प्रारूप समिति ने दूसरी बार संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया, तब इस संविधान के प्रारूप की प्रतिलिपियां अर्थात प्रतियां अर्थात कॉपियां संविधान सभा के सदस्यों को सौंपी गई थी। और सौंपने के बाद क्या हुआ कि संविधान सभा में संविधान के इस प्रारूप पर, जिसे प्रारूप समिति ने सौंपा था, पेश किया था, तो संविधान सभा में संविधान के इसी प्रारूप पर 3 वाचन संपन्न हुए थे। वाचन किसे कहा जाता है? विचार विमर्श। विचार विमर्श को ही वाचन कहा जाता है। तो अर्थात संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर 3 विचार विमर्श संपन्न हुए, 3 बार विचार विमर्श संपन्न हुए। तो आइए वह जो 3 वाचन संपन्न हुए थे तो वह कब कब हुए थे, और उस 3 वाचन की जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम वाचन के बारे में अर्थात प्रथम विचार विमर्श के बारे में जान लेते हैं कि, और आपको इन तीनों वाचन, मतलब यह तीनों वाचन जो प्रारूप पर चला था, विचार विमर्श जो चला था, यह कब से कब तक चला था, आपको यह भी याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम वाचन जो चला था वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, अर्थात पहला वाचन 5 दिनों तक चला था। तो बात करते हैं कि 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप, यानी उसके बाद फिर कोई प्रारूप, कोई भी संविधान का प्रारंभिक रूप पेश नहीं किया गया था संविधान सभा में। तो इसीलिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने या फिर प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था संविधान सभा में, तो वह होगा 4 नवंबर 1948 को। तो जब अंतिम प्रारूप पेश किया, तो चूंकि यही प्रारूप को आधार मानकर भारत का संविधान बनना था, अर्थात यही प्रारूप भारत का संविधान कहलाता, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान जो पहली बार पढ़ा गया था वह 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि पहली बार जो वह संविधान पढ़ा गया था, भारतीय संविधान, तो वह प्रथम वाचन के दौरान पढ़ा गया था। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको यह बात बता चुके हैं कि संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान के प्रारूप की प्रतियां या प्रतिलिपियां या कॉपियां सौंपी गई थी। तो इसी वजह से इस दिन 4 नवंबर 1948 को या प्रथम वाचन के दौरान हमारा भारतीय संविधान पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे वाचन के बारे में। तो दूसरा वाचन कब से कब तक चला था, तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। आइए इस दूसरे वाचन
कि क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इस दूसरे वाचन के दौरान संविधान पर पहली बार खंडवार विचार किया गया। खंडवार विचार करने का मतलब क्या हुआ कि इसी वाचन के दौरान पहली बार संविधान के प्रत्येक विषयों पर विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा किया गया था। तो उसे ही कहते हैं खंडवार विचार करना, खंडवार विचार विमर्श करना, यानी संविधान के प्रत्येक विषयों पर जो है विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया था, चर्चा की गई थी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरे वाचन के दौरान संविधान सभा में कुल 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। लेकिन उन 7635 संशोधन में से संविधान सभा के द्वारा सिर्फ 2437 संशोधनों को स्वीकार किया गया, अर्थात सिर्फ 2437 संशोधनों पर ही संविधान सभा ने चर्चा किया था। फिर इस वाचन के दौरान तीसरे जो पॉइंट की हम बात करें तो यह जो दूसरा वाचन अर्थात दूसरा विचार विमर्श जो चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तो यह दूसरा वाचन संविधान सभा के 7वें अधिवेशन से लेकर 10वें अधिवेशन तक चला था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस अधिवेशन के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सा अधिवेशन कब कब चला था, उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करें कि चूंकि अधिवेशन को ही सत्र भी कहा जाता है और अधिवेशन को ही बैठक भी कहा जाता है, तो हम लोग यह बात जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक या प्रथम सत्र कब आयोजित की गई थी, तो वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, ठीक है। तो वही जो दूसरा वाचन चला था संविधान सभा के 7वें अधिवेशन से लेकर 10वें अधिवेशन तक चला था। अब फिर हम बात करें कि इस दूसरे वाचन की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि इस वाचन के दौरान संविधान के सभी विषयों पर जो निर्णय लिया गया था तो वह लगभग संविधान सभा के सभी सदस्यों के पूर्ण सहमति से लिया गया था। यह दूसरे वाचन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अब बात करते हैं तीसरे एवं आखिरी वाचन के बारे में, आखिरी विचार विमर्श के बारे में। तो यह जो तीसरा वाचन जो चला था वह 14 नवंबर 1949 में शुरू हुआ था और कब तक चला था, तो 26 नवंबर 1949 तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर ऐसे भी हैं जो वहाँ पर तीसरे वाचन का जो शुरुआत जो उन्होंने लिखा है वह 17 नवंबर लिख दिया है, जो बिल्कुल भी गलत है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की बात माननी है कि एनसीईआरटी जो है तीसरे वाचन का जो प्रारंभिक तिथि माना है वह 14 नवंबर 1949 को माना है। तो इसीलिए आप उन प्रीवियस ईयर की बातों को, मतलब प्रीवियस ईयर की जो भी किताबें हैं उनकी बात आप नहीं मानिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल सही है। तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और यह तीसरा वाचन जो है वह संविधान सभा के किस अधिवेशन के दौरान चला था, तो तीसरा वाचन संविधान सभा के 11वें अधिवेशन के दौरान चला था, 11वीं सत्र के दौरान चला था, 11वीं बैठक के दौरान चला था। और संविधान सभा का 11वां अधिवेशन कब से कब तक चला था, तो वह 11वां अधिवेशन भी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ही चला था। चलिए अब बात करते हैं कि जब यह तीसरे वाचन की शुरुआत हुई तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया। उस प्रस्ताव का नाम क्या था, तो उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तीसरे वाचन के दौरान, तीसरे वाचन की शुरुआत में ही संविधान सभा में इस प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन अब हम लोग पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह प्रस्ताव था क्या, किससे संबंधित यह प्रस्ताव था जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया था संविधान सभा में। तो यह प्रस्ताव था संविधान सभा के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को
पारित करने का प्रस्ताव था। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तीसरे वाचन के शुरुआत में मतलब 14 नवंबर 1949 को उन्होंने जिस प्रस्ताव को पेश किया था, तो वह प्रस्ताव था संविधान सभा को पारित करने से रिलेटेड उन्होंने प्रस्ताव को लेकर आया था। तो इस प्रस्ताव का अर्थ वही है कि संविधान को पारित करने का इन्होंने एक प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो जब इन्होंने एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो क्या हुआ कि संविधान सभा के 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। अर्थात यह जो प्रस्ताव का नाम लिखा गया है, इस प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अर्थात इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ। तो बात करते हैं कि जब इस दिन संविधान को पारित करने का प्रस्ताव पारित हो गया तो हम यह कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो अगर आपसे तिथि पूछे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो वह होगा 26 नवंबर 1949 को। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। तो संविधान सभा या यहीं पर संविधान सभा के द्वारा लिख दिया जाएगा संवैधानिक सभा या सांविधानिक सभा लिख दिया जाएगा। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब किया गया? तो वह 26 नवंबर 1949 को किया गया। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक वर्ड है उसके अर्थ को समझें। अंगीकृत करना, अंगीकृत को इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्ट करना। ठीक है, क्या कहते हैं? अडॉप्ट करना। तो अंगीकृत का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अंगीकृत का अर्थ कई सारे हिंदी अर्थ हैं, तो आइए उसे समझिए ताकि उन शब्दों से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना। लिख लीजिए, अंगीकृत का अर्थ होता है अपनाना। इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, इसका अर्थ होता है ग्रहण करना, इसका अर्थ होता है पारित करना, इसका अर्थ होता है पसंद करना। तो अंगीकृत के ही यह 5 अर्थ हैं: अपनाना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, पारित करना, पसंद करना। तो अब अगर इनमें से किसी भी शब्द से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर जरूर देकर आइएगा। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया था, तो वह 26 नवंबर 1949 को। या फिर प्रश्न घुमाकर भी पूछा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था या किसके द्वारा पारित किया गया था, तो वह होगा संविधान सभा के द्वारा। या फिर उसके जगह लिख दिया जाएगा संवैधानिक सभा। तो संवैधानिक सभा या संविधानिक सभा के द्वारा यह ग्रहण किया गया था या पारित किया गया था। तो सभी अर्थ को समझा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान को अपनाया गया था, तो उस दिन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा में उस दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी। लेकिन हम बात करें कि संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत आज़ाद हुआ, तब भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान
को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो उस दिन संविधान सभा में कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या 299 में से 284 थे। अब बात करते हैं कि इन सभी 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और इन कुल 284 उपस्थित सदस्यों में से कुल महिला सदस्य कितनी शामिल थी, उस दिन कितनी उपस्थित थी, तो वह 8 महिला सदस्य उपस्थित थी। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन जिस दिन हमारा संविधान को स्वीकार किया गया उस दिन महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें से श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेथा एवं दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। अब बात करते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, अर्थात उस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, तो उस मूल संविधान में, क्योंकि उसे मूल संविधान कहा जाएगा क्योंकि उस दिन ओरिजिनल संविधान तैयार हुआ था, मूल संविधान तैयार हुआ। तो वर्तमान संविधान अभी जो चल रही उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मूल संविधान यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस मूल संविधान में या संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी, और इसके अलावा प्रस्तावना को भी शामिल किया गया था। लेकिन प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के बाद, यानी सभी जो भी अनुच्छेद थे यानी उन सभी को लागू करने के बाद ही जो है प्रस्तावना को लागू किया गया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि प्रस्तावना को जो लागू किया गया था वह संविधान को पूरी तरह से लागू करने के बाद किया गया था। तो यह पॉइंट आपको जानना है कि मूल संविधान में क्या क्या शामिल थी। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और उसके अलावा प्रस्तावना को भी शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं कि चूंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात भारत का कानून, भारत का विधि बनकर तैयार हुआ था। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 से प्रत्येक साल इस तिथि को, मतलब 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी विधि दिवस के रूप में ही? क्यों हुई थी कानून दिवस के रूप में ही 26 जनवरी को मनाने की शुरुआत? क्योंकि 26 नवंबर 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को ही विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा भारत का कानून बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनने का मतलब कानून बनना, तो कानून बनना यानी विधि बनना, तो वह विधि बनकर तैयार हुई थी। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 से प्रत्येक साल 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब हम बात करें कि यह जो विधि दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है, तो वह 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 2014 तक ही इस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, 19 नवंबर 2015 को भारतीय सरकार राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया था। कब? तो 19 नवंबर 2015 को भारतीय सरकार ने किस अधिसूचना के द्वारा? तो राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अब प्रत्येक साल 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा किया था। और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी थे। तो इसी वजह से 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक साल अब
संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार संविधान दिवस वह 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ईस्वी के रूप में 2015, तिथि तो वही होगा यानी 26 नवंबर ही होगा, लेकिन पहली बार 2015 में संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया गया था। तो यह तो था विधि दिवस एवं संविधान दिवस के बारे में। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग खुद यह महसूस कर सकते हैं कि YouTube पर दूसरे जगह आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी पॉइंट मिली है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ आपको कितना मिल रहा है। थैंक यू।